काम में मेरी गड़बड़ाने की आशंका थी। इन चारों तत्वों मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक के समन्वय में काम करने से मुझे अपने मिशन में कामयाब होने से मदद मिली। इससे मुझे वह ज्ञान और समझ भी मिली जिसकी जरूरत व्यावसायिक जगत में अच्छी लीडर बनने के लिए होती थी, क्योंकि नेतृत्व के यही 4 तत्व व्यवसाय में सफलता पाने के लिए जरूरी होते हैं: मानसिक, आत्मा, शरीर, आध्यात्मिकता। यदि आप अपने इन चारों पहलुओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप नाकाम हो जाएंगे, और अगर आप अपने लोगों में भी इन चारों को विकसित नहीं कर पाते हैं और इस तरह उन्हें प्रभावी लीडर्स नहीं बना पाते हैं, तब भी आप नाकाम हो जाएंगे। यह इतनी ही सीधी सी बात है। यहाँ पर एक और बात बताई जा रही है जो मिलिट्री स्कूल में सिखाई जाती है: मोर्चे पर रहते वक्त इस चिंता में मत डूबो कि आपको पसंद किया जा रहा है या नहीं। जाहिर है हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, लेकिन महान लीडर बनने के लिए आपको सीमाएं तय करनी होती हैं। अपने स्टाफ के व्यवहार की निगरानी करनी पड़ती है और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने पड़ते हैं। कई बार आपको अपनी सूची से लोगों का नाम भी काटना पड़ता है। हाँ, यह भी होता है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी होने वाला है। आप सर्वश्रेष्ठ संभव टीम बनाने जा रहे हैं जो अच्छी तरह समझती है कि आपकी उम्मीदें क्या हैं और आप क्या सहन करेंगे तथा क्या नहीं। अध्याय 15, संपत्ति 7, वास्तविक दौलत निर्माण की कार्यप्रणाली। स्वाधीनता का घोषणा पत्र जिन 3 लोगों ने तैयार किया था उनमें थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स शामिल थे। दोनों आजीवन बेहतरीन मित्र रहे, हालांकि कई बार उनमें मतभेद भी हुए, बहुत गंभीर मतभेद। उनका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था और एक समय तो दोनों कटु राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए तथा कई मुद्दों पर एक दूसरे का विरोध करने लगे। बरसों तक दूसरे और तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने आपस में बातचीत नहीं की, लेकिन अंततः बाद के वर्षों में उनमें सुलह हो गई और उनका लंबा पत्राचार अब अमेरिकी साहित्य का एक संग्रहणीय खजाना है। संयोग से उन दोनों की मृत्यु एक ही दिन 4 जुलाई 1826 को हुई, स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के ठीक 50 साल बाद, जिसे उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ लिखा था। इन दोनों के बारे में एक और अजीब तथ्य है: दौलत से उनका संबंध। जेफरसन वर्जीनिया के सामंती जमींदार थे और उनके पास हजारों एकड़ की जायदाद थी। दूसरी ओर एडम्स काफी गरीब किसान परिवार में पैदा हुए थे और मैसेच्यूसेट्स में वकील बने थे। लंबे जीवन काल में उनके पास कभी ज्यादा दौलत नहीं रही। बहरहाल जिस दिन उन दोनों की मृत्यु हुई उस दिन एडम्स के पास लगभग $1,00,000 की संपत्ति थी, जबकि जेफरन पर लगभग $1,00,000 का कर्ज था। जेफरन के पास पैसा था, जायदाद थी, लेकिन यह सब उनकी उंगलियों से धीरे धीरे फिसलती चली गई। एडम्स के पास कभी ज्यादा पैसा नहीं रहा और वे जीवन भर सादगी से जिए, लेकिन दौलत बनाने पर उनकी मजबूत पकड़ थी। यह पुस्तक लिखने का एक केंद्रीय कारण यह सुनिश्चित करना है कि आप पैसे और दौलत के बीच के अति महत्वपूर्ण फर्क को समझ लें। करोड़ों डॉलर की लॉटरी जीतने वाले अधिकांश लोग 3 साल बाद दिवालिया क्यों हो जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भले ही उन्हें अचानक ढेर सारा पैसा मिल गया था, लेकिन वे दौलत की अवधारणा को नहीं समझते थे। दौलत का अर्थ धन नहीं है। दौलत आमदनी के आकार से नहीं नापी जाती, दौलत तो समय से नापी जाती है। अगर मेरे पास बचत के नाम पर सिर्फ $1,000 जमा है तो मेरे जीवन यापन का खर्च $100 प्रतिदिन है, तो मेरी दौलत 10 दिनों के बराबर है। दौलत यह बताने वाली सामर्थ्य है कि आप भविष्य में कितने दिनों तक अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। खुद से पूछें, यदि मैं आज काम करना छोड़ दूं, तो आर्थिक दृष्टि से मैं कितने समय तक बचा रह सकता हूं? आपको जो भी जवाब होगा वही इस पल आपकी दौलत है। आइए हम इस परिभाषा को थोड़ा गहरा कर लेते हैं। दौलत का पैमाना यह है कि आप अपने वर्तमान स्तर की जीवन शैली को भविष्य में कितने दिनों तक कायम रख सकते हैं, यानी आप में जीवन शैली के उस स्तर पर कितने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है।
अमीर लोग ज्यादा अमीर बन जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि अमीर लोग एक प्रकार के पैसे के लिए काम करते हैं। वे आमदनी उत्पन्न करने के लिए काम नहीं करते, वे तो दौलत बनाने के लिए काम करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क